हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, जिसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, वो करेंगे। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि भारत की नदियाँ आती हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से देखना और एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत की नदी प्रणाली। तो पहले आपको पता होना चाहिए अपवाह तंत्र क्या है ना। ड्रेनेज सिस्टम बोलते किसको है? तो अच्छी तरह से निर्मित निकास प्रणाली के माध्यम से पानी के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है, और ऐसे निकाल प्रणाली के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? अपवाह प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड आता है जल निकासी बेसिन। ये क्या है? नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको बोलते हैं जल निकासी बेसिन। अब ये भारतीय अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली को जल के निर्वहन के आधार पर विभाजन किया जा सकता है। ये दो टाइप को हम विभाजित करते हैं। समुद्र की ओर उन्मुखीकरण, मतलब कि जैसे ये हमारा ये है, आपको पता है इस तरफ क्या है? अरब सागर, इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे, ठीक है। तो अरब सागर अपवाह तंत्र कितना है? लगभग 23% है, और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना है? 77% है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय अपवाह तंत्र का विभाजन दो टाइप का है। एक है हिमालय नदियाँ, एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ये हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं? ये नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बारहमासी नदियाँ कौन सी है, हिमालयन या फिर प्रायद्वीपीय? तो इसका राइट आंसर क्या है? हिमालय नदियाँ जो है वो बारहमासी नदियाँ हैं, जो वर्षा पर निर्भर नहीं करती हैं और हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। मतलब जब ग्लेशियर पिघल वहाँ से निकलती हैं, तो वो कौन सी नदियाँ हैं? हिमालयी नदियाँ। और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, ये नदियाँ मौसमी हैं और गर्मियों में सूख जाती हैं, क्योंकि ये मौसमी वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये बारहमासी हैं, ये मौसमी हैं, ये वर्षा पर निर्भर नहीं करती हैं, ये वर्षा पर निर्भर करती है, ये ग्लेशियरों से निकलती हैं। ठीक है, तो हिमालय नदी में कौन सी आएंगी? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ। और प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी आएंगी? दक्षिण भारत की नदियाँ, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। ये कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आपका ये वाला टॉपिक है, इसमें हमने ये सारी नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। लेंथी टॉपिक होगा, हम इसको 2 या 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये देख लो क्या है। भारत की नदियाँ दो टाइप की देख ली, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदी में कौन से आएगा? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र इस तरफ है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यहाँ पर कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। जबकि यहाँ पर मध्य भारत की और दक्षिण भारत की नदियाँ आएंगी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी यहाँ पर। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में करेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। जो सिंधु नदी तंत्र है, इसकी जो कुल लंबाई है कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी टोटल ये सिंधु नदी तंत्र की लंबाई है, लेकिन जो भारत में कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बहती है? ये 3 देशों से होकर बहती है, भारत, चीन और पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो ये मैंने मैप का ऊपर वाला पार्ट बनाया। जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिंधु नदी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, वहाँ पर क्या है? बोखरचू, और वहाँ पर चेमांग्यूगुडुग ग्लेशियर है, उसके पिघलने से। तो मानसरोवर झील बोखरचू से इसका क्या है? उद्गम स्थान। जहाँ से ये निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? उद्गम स्थान। ठीक है, उद्गम स्थान। और जहाँ पर ये ख़त्म होगी उसको, जहाँ पर ये मिलेगी आके, मतलब एंड होगी, उसको क्या बोलेंगे? मुहाना। ठीक है, तो उद्गम स्थान क्या होगा इसका? मानसरोवर झील। ठीक है, अभी यहाँ से चल रही है, ये मैं आपको सारी स्टेट्स बताऊंगी कि कौन सी कवर कर रही हैं, बट आप ये देख लो यहाँ पर आकर निकल रही है अरब सागर में। ठीक है, यहीं पर कौन सा बंदरगाह है? कराची बंदरगाह। सिंधु नदी के ऊपर कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। सिंधु नदी के जो नीचे है वो कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। तो सिंधु नदी कौन सी 2 श्रेणियों के बीच में आती है? वो आएगी लद्दाख और जास्कर श्रेणी।
ठीक है। अब ये है इनकी सहायक नदियाँ, आपने ये याद करनी है लाइन वाइज, जैसे जैसे मैं बताऊंगी। जैसे पहले तो आपको पता चल गया सिंधु नदी, अब सहायक नदियाँ क्या है, अन्य कई नदियाँ भी आकर ना वो सिंधु नदी में मिलेंगी और फिर आगे वो इकट्ठी हो जाएंगी, तो ऐसी नदियों को क्या बोलेंगे हम, इसकी सहायक नदियाँ। तो कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। मैं सारा आपको इनको डिटेल में बताऊंगी इसका, बट यहाँ पर आप सिर्फ ये लाइन वाइज याद कर लो। सबसे ऊपर सिंधु है, फिर झेलम, चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। सतलुज जो है ना वो उसका भी वो सेम यहीं से तिब्बत से आती है, तो आपने याद रखना है वो कौन सी दो जो नदियाँ हैं जो तिब्बत से आती हैं, तो एक सिंधु है और एक लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी, सतलुज। ऐसे आप याद कर लोगे, बंद हो जाएगा ये, है ना। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या बताया, तिब्बत में मानसरोवर झील के बोखर्चू में, ठीक है। मुहाना कहाँ मिलती है, अरब सागर में। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, क्लियर, उसका उद्गम स्थान क्या है, उसका मुहाना कौन सा है और उसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। सबसे पहले आप देखोगे झेलम। झेलम का जो उद्गम स्थान है बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। अब मैंने आपको बताया था ये झील और भारत की झीलें मैंने आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक से करवाया कि नाग वाली सारी कहाँ पर थी, जम्मू कश्मीर में, तो बैरीनाग झील कहाँ होगी, जम्मू कश्मीर में, झेलम। और इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर आकर मिलती है, ये चिनाब में, ठीक है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, श्रीनगर जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से सिंधु नदी आई, ठीक है, झेलम आई, झेलम कहाँ मिल रही है, चिनाब में, यहाँ पर आके, क्लियर है। चिनाब कहाँ पर आकर मिल रही है, रावी, और ये ब्यास, और यहाँ पर आके सतलुज, तो ब्यास, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे चिनाब। बारालाचा दर्रा में क्या है, इसका उद्गम स्थान है, कहाँ पर मिलती है, ये सीधी सिंधु नदी में जाकर मिलती है। हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है उसको क्या बोला जाता है, चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब। ये चिनाब नदी क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि ये देखो झेलम भी यहाँ आके मिल रही है, ये भी सभी यहाँ आकर मिल रही है, तो सबसे बड़ी ये जो चिनाब है ये डायरेक्ट कहाँ मिल रही है, आके सिंधु नदी में, ठीक है। अब नेक्स्ट रावी। रावी नदी का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा, कहाँ पर है, ये HP जहाँ पर लिख रहे हो उसका मतलब आप समझ जाना, हिमाचल प्रदेश। इसका मुहाना कहाँ पर है, चिनाब में। और ये लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, तो लाहौर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, रावी। श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो आएगा झेलम। देन व्यास। व्यास का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा के समीप जो व्यास कुंड है, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर मिलती है, सतलुज में, हरिके स्थान पर, ठीक है, पंजाब के हरिके क्षेत्र में। नेक्स्ट सतलुज नदी, इसका उद्गम स्थान है राकसताल, मानसरोवर झील, तिब्बत, ठीक है। कहाँ पर इसका मुहाना है, चिनाब। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य में हम पढ़ेंगे जो भाखड़ा बांध है वो कहाँ पर है, सतलुज नदी पे है। तो इससे आपको ये जो भी इनकी 5 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, उनके उद्गम स्थान, उनका मुहाना और उनके महत्वपूर्ण तथ्य याद हो गए होंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे, पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। सतलुज और ब्यास का कहाँ संगम होता है, पंजाब के हरिके क्षेत्र में। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब के हरिके क्षेत्र में तो पहले सतलुज और ब्यास का संगम होता है और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकलती है। ऐसी कौन सी सहायक नदी है या नदी है जो भारत में ही बहती है, तो वो है सिर्फ इनमें से ब्यास नदी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये हमने देखा सिंधु नदी, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब जो डायरेक्ट सिंधु में आ रही है। झेलम कहाँ आ रही है, चिनाब में। रावी कहाँ आ रही है, चिनाब में। ब्यास कहाँ आ रही है, सतलुज में। और सतलुज कहाँ जा रही है, चिनाब में, ठीक है। अब इनके वैदिक नाम और संस्कृत नाम आ जाते हैं कि इनका पुराना नाम क्या था। तो झेलम का पुराना नाम था वित्सता,
चिनाब का वैदिक नाम था असिकनी। अब इसको कैसे याद करोगे, CA पता है ना आपको, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो C से चिनाब, A से असिकनी, ठीक है। रावी, इसका वैदिक नाम पुरुषनी और संस्कृत का नाम क्या है, इरावती। अब रावी, RIP, R से रावी, I से रावी, I से इरावती, P से पुरुषानी। ब्यास, BBA का भी एक कोर्स होता है ना। वैदिक नाम अर्जाकिया और संस्कृत का नाम विपाशा। B से ब्यास, B से विपाशा और A से अर्जाकिया। सतलुज, SS, सुतुद्री, वैदिक नाम और संस्कृत नाम क्या है, शतुद्रु। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नंगल बांध, और कहाँ पर है ये, सतलुज नदी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सतलुज नदी की अन्य सहायक नदियाँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है ये सतलुज नदी बनाई है, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट, तो राइट साइड क्या है, ले। तो सिंधु नदी के राइट साइड ले कौन सी तरफ है, तो राइट साइड आएगा, ठीक है। तो इसके पहले राइट साइड वाली नदियाँ देख लो, सहायक नदियाँ, गोमल, कुर्रम, काबुल और श्योक। और लेफ्ट साइड वाली हैं शिगार, गिलगिट, सियांग और जास्कर। क्लियर। देन आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय जलों का बंटवारा कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में अंतर्राज्यीय, नॉट राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय जलों का बंटवारा हो रहा है, तो आर्टिकल 262। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक ने। किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तब इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, इनके बीच में हुआ है। क्या था ये समझौता, जैसे हमें पता है, ऊपर सिंधु नदी है, देन झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। पहली तीन नदियां जो है इनको पश्चिमी नदियां बोलेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा, 80% जो है वो पाकिस्तान के पास, मतलब मोस्टली ये पाकिस्तान के अधिकार में है, और 20% जो भारत में है। वो 20% तो वैसे भी कुछ नहीं होता, मतलब ये पाकिस्तान के अधिकार में गई। और रावी, ब्यास और सतलुज, जिनको पूर्वी नदियाँ बोलते हैं, ये किसके अधिकार में आई, इंडिया के अधिकार में, ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक है द्वाब। द्वाब क्या होता है, जो दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे हम द्वाब बोलते हैं। तो ये द्वाब देखो, रचना द्वाब, ये रावी और चिनाब के बीच में है, तो कैसे याद करोगे, र से रावी, चना से चिनाब। बारी द्वाब, रावी और ब्यास के बीच में, बिस्ट द्वाब, ब्यास और सतलुज के बीच में, चाच द्वाब, चिनाब और झेलम के बीच में, और सिंधु सागर। तो आपको पता है यहाँ दो इसकी नदियाँ, सिंधु नदी और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है, सिंधु और चिनाब। इससे आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, A मानसरोवर झील, B राकसताल, C बारालाचा, या फिर D रोहतांग दर्रा। तो इसका राइट आंसर आएगा मानसरोवर झील। तिब्बत से मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो हमने दो पढ़ी, सिंधु और सतलुज, लेकिन आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वो यहीं से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आएगा सभी, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, सिंधु, चिनाब, झेलम या फिर रावी। तो इसका राइट आंसर आएगा रावी। पहली तीन नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, ये किसकी हैं, पाकिस्तान द्वारा शासित, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब, झेलम, रावी या फिर ब्यास। तो इसका राइट आंसर आएगा चिनाब। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, चिनाब, ठीक है। लाहौर किस नदी के तट पर है, A चिनाब, B ब्यास, C रावी या फिर D सतलुज। तो इसका राइट आंसर आएगा रावी। सतलुज नदी और ब्यास नदी का संगम कहाँ होता है, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आएगा पंजाब। भाखड़ा बांध किस नदी पर है, A सतलुज, B ब्यास, C रावी या D चिनाब। तो इसका राइट आंसर आएगा सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, इरावती, शतुद्री, विस्ता या फिर विपाशा। तो इसका राइट आंसर आएगा विपाशा। सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।